हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन अरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 से फिजिक्स भौतिक विज्ञान की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं किसी भी दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, साथ ही फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजर के जाती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमें दर्पण दे रखा है और यह उसका मुख्य अक्ष दे रखा है जो कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। तो यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण दर्पण पर आकर के गिरती है तो वह टकरा करके परावर्तित होकर के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। यह होता है अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने का पहला नियम। इसी के बाद दूसरा नियम होता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल करके जाएगी। यदि हमें कोई भी अवतल दर्पण दे रखा है और उसके मुख्य फोकस की तरफ से एक प्रकाश किरण दर्पण पर आकर के गिरती है, यह इसका फोकस बिंदु है। कोई भी प्रकाश किरण फोकस की दिशा में ही दर्पण पर आकर के गिर रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाती है। यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी और अगर फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी। यह दोनों नियम आपको याद रखने हैं जिससे कि आगे हमें रे डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो पहला नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो वह फोकस से होकर के जाएगी और अगर फोकस से होकर के आ रही है तो समांतर निकल करके जाएगी। तीसरा नियम होता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। फिर से यह कोई अवतल दर्पण दे रखा है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आते हुए दर्पण पर गिरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसके मार्ग में कोई भी विचलन उत्पन्न नहीं होता है। यह होता है अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम। और चौथा नियम होता है अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, बिंदु P का मतलब होता है ध्रुव, दर्पण का जो भी ध्रुव दे रखा है, पोल दे रखा है, उसे बिंदु P से निरूपित करते हैं कि और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तिर्यक दिशा का मतलब होता है तिरछी दिशा में। पहले समांतर पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं तिर्यक दिशा में। तो यदि हमें यह कोई अवतल दर्पण दे रखा है, यह हो गया उसका मुख्य अक्ष जो कि दर्पण के ध्रुव तक जा रहा है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ तिर्यक दिशा में इस बिंदु पर आपतित होती है तो वह जितने कोण के साथ यहाँ आपतित हो रही है बिल्कुल उसी मान के बराबर कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी। साथ ही आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है उतना ही परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही होगी। हमेशा I का मान R के ही बराबर होगा, जैसा कि आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है। हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हो जाता है चौथा नियम। अवतल दर्पण से किरण आरेख बनाने के नियम के बाद हमें पढ़ना होता है अवतल दर्पण के सामने यदि हम वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रख रहे हैं तो उनके लिए प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें पहले नंबर पर है बिंब की स्थिति। बिंब का मतलब होता है वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब अर्थात उसकी छाया की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति। पहली स्थिति होती है जबकि वस्तु को अनंत पर रखा गया है, हमें उसकी दूरी का निर्धारण नहीं करके दे रखा है कि इतनी दूरी पर रखी गई है, बल्कि वह बहुत दूर रखी गई है, अनंत पर हम उसे मान करके चलते हैं। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है।
और इसके लिए इसका आकार हम कहते हैं बहुत छोटा है। साथ ही इसकी जो प्रकृति होती है वह वास्तविक तथा उल्टी होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनते हैं? जबकि कम से कम दो प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके जा रही होती हैं। तो इस स्थिति में अवश्य ही दो प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही होंगी, इसीलिए प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा ही बनता है। दूसरा पॉइंट होगा सी से परे। सी का मतलब है वक्रता केंद्र। यदि वक्रता केंद्र से पीछे रखा गया है वस्तु को तो प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच में बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। साथ ही इसका आकार वस्तु के आकार से छोटा ही होता है और इसकी प्रकृति वास्तविक ही होती है। साथ में यह प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। तीसरा पॉइंट है यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब जितनी दूरी पर वस्तु को रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब का आकार एक जैसा ही होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा होगा। फिर से इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा ही होगी। फोर्थ पॉइंट है यदि वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रख दिया गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हम वस्तु को रख लेते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से पीछे बन रही होगी और वह बड़ा होगा, साथ में वास्तविक तथा उल्टा बन रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट है यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, साथ ही यह बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एंड लास्ट पॉइंट है यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बहुत बड़ा बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है। दर्पण के पीछे जितने भी बन रहे होंगे उन्हें आभासी ही कहेंगे और जिस तरफ वस्तु रखी है यदि उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन सभी स्थितियों के लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे किस प्रकार यह चित्र बनाए जाते हैं, इनके लिए किरण आरेख क्या होते हैं, कैसे वस्तु जब अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहे होंगे, कैसे प्रतिबिंब जब सी पर रखा है, वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर ही बन रहे होंगे। इन सभी के लिए हम अपने उन 4 नियमों का प्रयोग करेंगे जो भी आपने पीछे पढ़े थे और उन नियमों के प्रयोग से ही हम यह पढ़ेंगे कि इस स्थिति के लिए यह किस प्रकार से प्राप्त हमें होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक टेबल और बना ली है जिसमें हमने एक तरफ लिखा है बिंब की स्थिति और दूसरी तरफ लिखा है किरण आरेख। तो हमने यहाँ पहली स्थिति के लिए बनाया है जबकि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो यहाँ एक अवतल दर्पण को प्रदर्शित किया गया है जहाँ P इसके ध्रुव को प्रदर्शित कर रहे हैं, यह वक्रता केंद्र को प्रदर्शित कर रहे हैं और F मुख्य फोकस को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मान करके चलें कोई एक वस्तु अनंत पर रखी गई है तब इस वस्तु से कुछ प्रकाश किरणें चल करके आ रही होंगी। जब भी वस्तु बहुत दूर रखी होती है तो हम मान करके चलते हैं उससे आने वाला प्रकाश समांतर रेखाओं के रूप में आ रहा होगा। तो इसीलिए यह जो वस्तु है आप इसे अनंत पर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ यह जो लाइन है यह इसे डॉटेड लाइन में प्रदर्शित कर लेंगे जो प्रदर्शित कर रहा होगा कि बहुत दूर यह वस्तु रखी गई है। यदि मान करके चलें इस वस्तु से कुछ प्रकाश किरणें मुख्य फोकस के समांतर दर्पण पर आकर के गिर रही हैं तो हमने पहला नियम पढ़ा था, क्योंकि बहुत दूर वस्तु रखी है तो हमेशा प्रकाश किरणों को समांतर पुंज के रूप में ही पढ़ा जाता है कि जब भी वस्तु बहुत दूर है तो हम मानेंगे इससे आने वाली प्रकाश किरणें समांतर रेखाओं के रूप में आ रही होंगी, समांतर किरणों के रूप में आ रही होंगी। माना यह एक वस्तु को हमने यहाँ रखा है तो इससे एक समांतर किरण यहाँ इस दिशा में और एक समांतर किरण को हमने नीचे से प्रदर्शित किया है। तब जितनी भी समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं, प्रथम नियम में हमने पढ़ा है यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह दर्पण के फोकस से होकर के गुजरेगी। इसीलिए यदि यह प्रकाश किरण समांतर है तो वह फोकस से होकर के निकलेगी। ऐसे ही मान करके चलें एक प्रकाश किरण यह आ रही है जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है तो फिर से वह फोकस से होकर के ही गुजरेगी। अब आप देख रहे हैं दोनों की दोनों प्रकाश किरणें किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जा रही हैं, वह बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसीलिए इसकी प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वह फोकस F पर ही होगी। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा होगा जब भी हम प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्पण के मुख्य फोकस पर लंब स्थिति से मिला देते हैं तो वह हमें प्रतिबिंब के आकार को बताता है। अब यह तो पहले से ही मुख्य अक्ष पर स्थित है इसीलिए यह बिंदु आकार का होगा। साथ ही यह वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो इसकी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वह वास्तविक तथा उल्टा होगा।
हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है, जबकि वस्तु को सी से पीछे रखा गया है, सी से परे रखा गया है। तो यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से पीछे रखा गया है, यह उसका वक्रता केंद्र है, यह फोकस है और यह दर्पण का ध्रुव है। यदि मुख्य अक्ष पर वस्तु को सी से पीछे रखा गया है तो हमने एक वस्तु को ए बी से प्रदर्शित कर लिया है, ए बिंदु यहाँ प्रदर्शित किया है, बी को ऊपर प्रदर्शित किया है। तब मान करके चलें इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी, पहले नियम के अनुसार है। यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी, यह पहली किरण हमारी पूरी हो जाती है। साथ ही हमने दूसरा नियम यह भी एक पढ़ा कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर के जा रही है तो मान करके चले हमने दूसरी प्रकाश किरण जो है वह फोकस से होकर के डाली है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो पहली किरण तो समांतर डाली तो फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी किरण अगर हम फोकस से डाल रहे हैं तो वह समांतर निकल करके जाएगी। इस तरीके से फिर से यदि हम इन दोनों प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु देखें तो एक किरण यहाँ है और दूसरी किरण यहाँ है, दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इस बिंदु की जो स्थिति है वह किस बिंदु पर होगी, एफ तथा सी के बीच में रही होगी। यह मान करके चलें यह हमारा बिंदु सी है, तब यह सी तथा एफ के बीच में बिंदु स्थित रहा होगा। तो यह हो जाता है हमारा दूसरा केस, जबकि किसी भी वस्तु को सी से पीछे रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के बीच में रही होगी, इसका जो आकार होगा वस्तु के आकार से छोटा रहा होगा, साथ ही यह प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टे रहे होंगे, क्योंकि प्रतिबिंब दो किरणों के परस्पर वास्तविक प्रतिच्छेदन से बन रहा है, इसीलिए इसकी प्रकृति को हम वास्तविक कह रहे होंगे। साथ ही आप देख रहे हैं प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, वह उल्टा ही बनेगा। तीसरा केस है यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो यहाँ हमने वक्रता केंद्र पर वस्तु को प्रदर्शित कर लिया है। फिर से एक प्रकाश किरण हम समांतर डालेंगे और एक प्रकाश किरण फोकस से होते हुए डालेंगे। तो पहले नियम के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह फोकस से होकर के परावर्तित हो जाएगी, और दूसरे नियम से यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जा रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यदि इन दोनों प्रकाश किरणों का हम प्रतिच्छेदन बिंदु देखें तो वह हमें वक्रता केंद्र पर मिल रहा होगा। तो जिस स्थान पर हमने वस्तु को रखा है उसी स्थान पर इनका प्रतिच्छेदन बिंदु भी हमें प्राप्त हो रहा होगा। यह दर्पण का ध्रुव है, यह फोकस बिंदु है और यह वक्रता केंद्र है। ये सारे के सारे जो रे डायग्राम बनाए जाते हैं, किरण आरेख बनाए जाते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल रिजल्ट होते हैं। जब हमने प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें किस प्रकार से यह प्राप्त हो रहे हैं उन्हें ही हम यहाँ रिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो यहाँ हम रिजल्ट निकालेंगे, जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के जितना ही होता है, साथ ही यह वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। फोर्थ केस है यदि वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा गया है, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और यह हो गया हमारा फोकस। यदि सी और एफ के बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रख लेते हैं तो मान करके चले हमने यहाँ वस्तु को रखा है, फिर से एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे और एक प्रकाश किरण फोकस से होकर के डालेंगे। जब भी हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो वह फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण जो हम फोकस से डाल रहे हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। फिर से इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हम देखें तो वह प्रतिच्छेदन बिंदु हमें सी से पीछे मिल रहा होगा। सी से पीछे इन दोनों को मिला लेने पर जो भी हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु मिला है वहां से एक लंब मुख्य अक्ष पर डाल लेने पर यही हमें प्रदर्शित कर रहे होंगे किसी भी दिए गए वस्तु के प्रतिबिंब को। तो फिर से हम यहाँ रिजल्ट निकालेंगे। जब भी वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सी से पीछे बनता है, आकार में बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। यह हो जाता है हमारा केस फोर्थ। इसके बाद हमारा केस 5 है यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा गया है, मान करके चले वस्तु को फोकस बिंदु पर रख दिया गया है, तो पहले नियम से यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाल रहे हैं तो वह फोकस से होकर के निकल जाती है। और जबकि हम दूसरा पॉइंट लेकर के चल रहे थे अब तक कि यदि हम कोई प्रकाश किरण फोकस पर डाल रहे हैं, अब यदि हम फोकस पर डालेंगे तो फोकस पर डालने के लिए तो वस्तु ही फोकस पर रखी है तो हम वहाँ प्रकाश किरण को नहीं डाल सकते हैं। तो हम अपने तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे। यदि हम कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में डालते हैं, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है कोई प्रकाश किरण,
दर्पण की तरफ, तो वह अपनी दिशा को बिना परावर्तन किए, बिना अपनी दिशा में कोई बदलाव किए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ हमने जैसे ही वस्तु को F पर रखा, एक प्रकाश किरण को समांतर डाला तो वह फोकस से होकर के जाएगी, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है वह अपनी ही दिशा में लौट जाएगी। तो ये जो दोनों की दोनों हमें प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं वह एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती हैं, और समांतर किरणें कहीं भी किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जब भी दो प्रकाश किरणें दे रखी होंगी तो वह कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी। हम मान करके चलेंगे, माना यह दोनों प्रकाश किरणें कहीं अनंत बिंदु पर जाकर के प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब भी कहा जाता है, माना इसका प्रतिबिंब भी अनंत पर ही बन रहा होगा। जैसे हमने पहला केस पढ़ा था, जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो हम मानते थे अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, तो जब समांतर जा रही हैं तो वह भी कहाँ मिल रही होंगी, अनंत पर जाकर ही मिल रही होंगी। इसीलिए इस स्थिति में जब भी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़े आकार में बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, क्योंकि फिर से जो भी प्रतिच्छेदन रहा होगा वह दर्पण के इस ओर ही रहा होगा, और जब भी प्रतिच्छेदन दर्पण के इस ओर हो रहा हो तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा। इसके बाद हमारा लास्ट केस हो जाता है, यदि वस्तु को P तथा F के बीच में रखा गया है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, यह हो जाता है हमारा दर्पण, यह हो जाता है उसका मुख्य ध्रुव P, और यह हो जाता है उसका फोकस। यदि P और F के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख लिया जाता है तब फिर से हम प्रकाश किरणों की बात करेंगे। यदि हम यहाँ से कोई समांतर प्रकाश किरण डाल रहे होते, वह फोकस से होकर के जा रही होती, तो फोकस से होकर के जाने के लिए यह वस्तु के आर पार जा रही होती, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो प्रकाश किरण हम डाल रहे हैं वह हमेशा ही वस्तु से आर पार निकल जाए। आर पार कब निकलेगी, जबकि यह वस्तु पारदर्शी रही होगी। यदि यह वस्तु पारदर्शी ना रही होगी तो फिर यह फोकस से होकर के कैसे जा पाएगी। इसीलिए हम अपनी वह स्थिति कि हम प्रकाश किरण को समांतर डाल रहे हैं वह फोकस से होकर के जाएगी, उस स्थिति को हम छोड़ देते हैं। हम अपने तीसरे नियम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूसरा नियम भी यहाँ लागू नहीं होगा। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के जा रही है, अब फोकस से होकर के जा रही होगी तो वह समांतर निकल रही होगी। अब फोकस से कैसे डालेंगे हम प्रकाश को दर्पण की तरफ डाल रहे हैं, ना कि दर्पण से इस तरफ डाल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश किरण को जब भी हमें फोकस पर डालना है तो ए से शुरुआत करनी है और दर्पण की दिशा में करनी है, लेकिन फोकस तो पीछे ही रह जाते हैं, इसलिए हम प्रकाश किरण को इस दिशा में नहीं डाल सकते हैं। तो हम अपने तीसरे नियम को पढ़ते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर डाली जा रही है तो वह अपनी ही दिशा में लौट करके आ जाती है। तो पहली किरण तो हमें यह प्राप्त हो जाती है। और चौथा नियम हमने पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण से मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा बनाते हुए ध्रुव पर डाली जाती है तो वह उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जितना कोण आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ बना रहा है उतना ही परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बना रही होती है। आई का मान r बनाते हुए यह किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब यदि आप इन दोनों किरणों को देखें तो इनके बीच की जो दूरी है, जैसे जैसे हम पीछे हट रहे हैं वह बढ़ती ही चली जाएगी, और जब इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही होगी तो यह दोनों किरणें एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी। इसका मतलब है दर्पण के इस ओर तो प्रतिच्छेदन कभी भी संभव नहीं होगा, इसीलिए जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक तो नहीं बनेगा। यदि हम इन दोनों किरणों को आगे की तरफ दर्पण के पीछे बढ़ाने की कोशिश करें तो यदि इस प्रकाश किरण को भी आगे बढ़ा लेने पर और इस प्रकाश किरण को भी आगे बढ़ा लेने पर जिस भी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर जाती है उसी को ही हम कहेंगे इस बिंदु का, इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। अब क्योंकि यह प्रकाश किरणें कभी भी वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं बल्कि आभासी रूप में प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतीत होती हैं, इसीलिए जब भी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बहुत बड़े आकार का बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इस तरीके से हमारे अवतल दर्पण द्वारा अनेकों विभिन्न स्थितियों के लिए, जितनी भी स्थितियां हमारी संभव थी वस्तु रखे जाने के लिए, सभी के लिए हमने प्रतिबिंब का किरण आरेख पढ़ लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो पहला इस्तेमाल होता है इसका प्रयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जितने भी टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट होती हैं उनके आगे जो शीशा लगा हुआ होता है जो आर पार प्रकाश को पहुंचा सकता है वह अवतल दर्पण होता है। यह अवतल दर्पण क्यों होता है, जैसे मान करके चलिए ये हेडलाइट दे रखी है तो यह अवतल दर्पण हो जाता है।
साथ ही अवतल दर्पण के इस तरफ एक बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट है, सर्च लाइट है या टॉर्च है, सभी में एक बल्ब रहा होगा। जैसे ही बल्ब की किरणें इस पर पड़ रही होती हैं तो यह अवतल दर्पण उन्हें बहुत दूर दूर तक अभिसरित कर देता है, उन्हें दूर दूर तक फैला देता है। इसीलिए इन सभी वस्तुओं में अवतल दर्पणों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणें बाहर जब जाएंगी तो वह समांतर शक्तिशाली किरण पुंजों के रूप में बाहर जाती हैं। जब यह दूर तक समांतर किरणों के रूप में जाएंगी तो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि समांतर किरणें तो अनंत से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसलिए हम बहुत दूर तक का देख पाएंगे यदि हम अपने टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों में अवतल दर्पणों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा होता है दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी मदद से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इसीलिए जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वे अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा होता है इन्हें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नंबर 4 होता है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों का मतलब होता है जो सौर ऊर्जा से चल रही होती हैं। कुछ भट्टियाँ होती हैं जिसे आप अपने क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सौर भट्टी में। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो सौर भट्टियों में काम किया जाता है वह सूर्य के प्रकाश से किया जाता है और सूर्य यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए उसे अनंत दूरी पर मानते हुए हम मानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वह एक दूसरे के समांतर आ रही होती हैं। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी प्रकाश किरणें समांतर रूप में आ रही होती हैं तो वह सारी की सारी फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं, जो हमने अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट था यदि अनंत पर रखा गया है तो अनंत से यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं तो वह सारी की सारी फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। और जब भी सूर्य की प्रकाश किरणों को हम अवतल दर्पण से, यह हो गया अवतल दर्पण, यह प्रकाश किरणें आ रही हैं, जब हम सारी की सारी प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण पर डाल रहे होंगे तो वह अवतल दर्पण इन सभी को एक ही बिंदु पर परावर्तित कर रहा होगा। सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो रही होंगी, और जब सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठी होंगी तो उस बिंदु पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी मदद हम कर सकते हैं किसी भी वस्तु को पिघलाने के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए जो टेम्परेचर से होता है। सौर भट्टियों में इस तरीके से सौर कुकर भी होते हैं जो भी सूर्य के प्रकाश से ही चलते हैं, वह काम लिए जाते हैं खाना पकाने के। बहुत सी जगहों पर ईंधन की कमी होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश यदि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है या फिर वहाँ हम सूर्य के प्रकाश से कार्य कर सकते हैं तो वहाँ सौर कुकरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फिर से दर्पणों के इस्तेमाल से प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, एक जगह वस्तु के लिए टेम्परेचर का मान बढ़ा लिया जाता है और हम उस टेम्परेचर की मदद से खाना पकाने का काम पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं अवतल दर्पणों के उपयोग। तो अपने आज के इस लेक्चर में हम अपने अवतल दर्पण को ही कंप्लीट करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण से किस प्रकार से किरण आरेख बनाए जाते हैं और विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उत्तल दर्पण से। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।